प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्रीष्मावकाश में पहले हैं वो जो अपने चाचा के घर गए। उसके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो आपने भी ये औजार देखे होंगे, खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। 7वीं क्लास में हमने पढ़ा, पादपों में पोषण वाले पाठ में, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? तो आप सभी को पता है कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। खेती करके, फसल उगा करके हम इतने लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। खेती करके, फसल उगाकर हम इतने लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। तो क्या है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक होगा। इतने लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या करना होगा? इतने भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो कृषि पद्धतियां लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में धीरे धीरे खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सारे पौधे गेहूं के हैं। तो प्यारे बच्चों, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि सारे पौधे जो है उस खेत में किसके हैं? गेहूं के। सरसों की फसल का अर्थ है कि उसमें सारे पौधे किसके हैं? सरसों के। तो बड़े पैमाने का मतलब क्या है? जैसे 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है। किसान जो खेती करते हैं वो ऐसे बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मौसम के आधार पर फसलों को हम बांट सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश है, जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। भारत एक बहुत विशाल देश है, वहाँ क्या है, कहीं पर तो
इस समय गर्मी है, कहीं पर थोड़ा मौसम सम है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का तापमान, आर्द्रता, नमी में विविधता है। तो उसके आधार पर हम फसलों को बांट सकते हैं दो भागों में मौसम के आधार पर, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें वे होती हैं, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गैरमी, ऐसे लिखूं मैं, गर्मी। और खरीफ में भी तीन हैं, अक्सर हैं, तो इसको गर्मी से जोड़ लो। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ वह फसल जिसको गर्मियों में बोया जाता है, या जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। या फिर एक्यूरेट अगर आप याद करो इस, तो जून से सितंबर तक याद रख लो। ठीक है। खरीफ की फसलें कौन सी फसलें हैं जिन्हें वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, तो ये फसल भी जून से सितंबर तक याद रखो। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। आगे है रबी की फसल। रबी की फसल देखो, आ गया शीत, शीत में दो अक्सर हैं, रबी में भी दो हैं, तो याद रख लो आप। ठीक है। तो शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। ठीक है। तो आपको अगर रबी की फसल के उदाहरण पूछे जाएं, तो जो शीत ऋतु में बोई जाती है अक्टूबर से मार्च तक उसका समय होता है, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है धान जो है उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यही क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां हैं जो आगे दिए गए हैं। तो कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं? किसान जो है फसल उगाने के लिए जो क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, उन क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियां कहते हैं। तो यहाँ पर कृषि पद्धतियों के चरण दिए गए हैं, हम इनको क्रम वाइज याद कर सकते हैं। पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना, इसके बाद में बुआई, इसके बाद में खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और फिर भंडारण। ठीक है। तो ये मिट्टी तैयार करने के ये क्रियाकलाप जो हैं वो कृषि पद्धतियों के चरण हैं। सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मिट्टी को हम पलटेंगे और पोला बनाएंगे तो क्या होगा? इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पौधों की जड़ें पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण कराने में सहायक है? तो पोली मिट्टी के बीच में जो गैस भरी होती है, ऑक्सीजन, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती है। अगर मिट्टी पोली होगी तो उसमें केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। यही जीव किसानों का मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। कौन? केंचुए और सूक्ष्म जीव। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तक कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं
और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। अतः मिट्टी को उल्टना पलटना या पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 3 फायदे हो गए। मिट्टी को अगर उल्टेंगे पोला करेंगे तो क्या होगा, जड़ें ज़्यादा गहराई तक चली जाएंगी, श्वसन आसानी से कर सकेंगी और इसके बाद में उसमें केंचुए और सूक्ष्म जीव की वृद्धि होगी। और तीसरा जो लाभ है, जो मिट्टी को उल्टने और पलटना करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाएंगे जिससे हमारी फसल अच्छी होगी। तो आगे चलते हैं। मिट्टी को उल्टने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को उल्टने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो हल से जुताई की जाती है और कई बार सख्त मिट्टी हो जाती है तो क्या करता है किसान, पानी दे करके उसकी जुताई करता है। हल जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। यानी जो जुताई के बाद बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं उन ढेलों को तोड़ा जाता है पाटल से और समतल भी किया जाता है पाटल से। तो कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। आपने देखा होगा गोबर की खाद डालते हुए किसान को जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो बुआई करने से पहले पानी तो अवश्य देंगे। कृषि औजार, कृषि औजारों के बारे में अगर पढ़ें, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को बुरबुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, ये हल है, ये हल है, ठीक है। इस तरह का होता है हल। यहाँ चित्र में दिखा रखा है, देखो ये वाला, ये हल है। इसमें एक लंबी यहाँ पर ये हल शेफ्ट है और नीचे तिकोनी फाल है। ये हत्ती है पकड़ने की और ये बेलों के ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो इससे किसान क्या करता है, जुताई करता है। तो देखते हैं आगे हल क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है हल। प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, हत्ती होती है जिसे पकड़ा जाता है हाथ से, तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी बैल एक आदमी से सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। यानी पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, हल जो हैं वो लकड़ी के बने होते थे, आजकल लोहे की भी बनाए जा रहे हैं। इसके बाद में कुदाली। कुदाली जो है यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो खरपतवार क्या होते हैं, जो फसली पौधों के साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। उनको निकालने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट, मुड़ी प्लेट ये देख सकते हो, ये आप कुदाली का चित्र दे सकते हो। ये जो है ये मुड़ी हुई प्लेट है, ठीक है, ये होती है मुड़ी, जो प्लेट की तरह का कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये वाला जो सिरा है वो पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसके बाद में कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आप सबने देखा होगा, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से भी की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है, क्योंकि ट्रैक्टर से काम जल्दी होगा तो आदमी को मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और समय भी बचेगा। तो ये देखो, ये कल्टीवेटर है इस ट्रैक्टर के पीछे। तो कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए इसके बाद में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, मिट्टी तैयार करने के बाद दूसरा जो चरण है वो है बुआई। क्या है? बुआई।
तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बीज जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, आपने कहावत सुनी होगी। तो बीजों का चयन करना, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। आपने अपने घर में भी सुना होगा, जो किसान के बेटे हैं, बेटा बेटी हैं, कि बुआई करने से पहले किसान सोचता है कौन सा बीज बोऊं। तो वो देखता है, पानी को भी देखता है, उसके पास पानी कितना है, उसकी अच्छी उपज होगी कि नहीं होगी, सब चीज़ें देख करके वो बुआई करता है, बीजों का चयन करता है। बीजों का चयन, मैंने मैंने एक दिन अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो जो बीज तैरने लगे वो खोखले थे। अगर उनको हम बोएंगे तो वो उगेंगे नहीं, अंकुरित नहीं होंगे। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति लाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? तो आपको पता है जो बैठेंगे वो भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी जानना आवश्यक है। चित्र 1.2 ए और बी को देखें। चित्र 1.2 ए और बी को हम पहले देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो, किसान जो है वो इससे बो रहा है, ठीक है। ये परंपरागत विधि है, इसे कहते हैं बीज भेदक। बीज भेदक कहा जाता है, ठीक है। बीज भेदक कहा जाता है। इसमें हाथों द्वारा बीजों को डाला जाता है, और ठीक है। और इसके बाद में जो है आगे, वो ये देखो, ये सीड ड्रिल है जो आजकल ट्रैक्टर से बुआई की जाती है। सीड ड्रिल मशीन है, ये आधुनिक विधि है, आज की विधि है, ठीक है। हम दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत औजार। कौन से औजार? परंपरागत औजार। परंपरागत औजार परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। तो आपने देखा वो कीप के आकार का था। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, इस कीप के अंदर बीजों को डाला जाता है और इस पाइप से होता हुआ ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद में जो दूसरा चित्र है हमने देखा, ये सीड ड्रिल है। क्या है? सीड ड्रिल। तो आज आधुनिक जो विधि है वो सीड ड्रिल है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। जितनी दूरी पर हम बीजों को डालना चाहेंगे उतनी दूरी पर बीज गिरेंगे, और जितनी गहराई पर हम डालना चाहेंगे उतनी गहराई पर डाले जाएंगे। तो उसमें पहले वाली विधि में हम हाथ से डाल रहे थे, हो सकता है हाथ से कम ज़्यादा बीज डल जाए। तो लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं होगा। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सके। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मैंने विद्यालय के समीप एक पौधशाला देखी। पौधशाला क्या होती है? जहाँ पर पहले पौधों को तैयार किया जाता है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हुए गए। वे इस प्रकार क्यों रखे गए? क्योंकि वो पौध हैं, उनको हम ले जाकर के खेतों में रोप सकते हैं। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। तो धान को हम रोपण विधि से उगाते हैं, रोपित करते हैं। कुछ वनीय पौधे या पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। तो आप देखते होंगे घर में बहुत सारे घर से पौध आप लाते होंगे। पौधों को अत्यधिक घना होने के से रोकने के लिए पौधों को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कई बार क्या होता है, अपने खेत में पौधे ज़्यादा घने हो जाते हैं, ज़्यादा बीज गिर जाने से। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनके बीज से कुछ पौधों को उखाड़ना होता है।
पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ बीजों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये दो चरण, दो कृषि पद्धतियों का जो दो चरण थे, पहला और दूसरा, मिट्टी तैयार करना और बुआई करना, वो हमने आज पढ़ लिया। इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना आगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।